नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कलाम का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर 1 की, उसके जो है मेजर टेस्ट 3 को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन नहीं है, मतलब असत्य कथन बताना है। सबसे पहला कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दशकीय जो वृद्धि दर है वो रही कितनी, 21.31% सॉरी 3% रही। कितनी, 21.3% रही। ठीक है, और ये जो है 2001 में कितनी थी, 2001 में थी 28.41%। तो आपको पता है कमी दर्ज की गई, तो बिल्कुल की गई। ठीक है, तो ये तो सही है एकदम। फिर है शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, तो शिशु लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 वर्ष के जो है ना बच्चे हैं उनका लिंगानुपात, और ये लिंगानुपात है राजस्थान में 888। ठीक है, और इसको डिटेल से हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना, यहाँ बोला वृद्धि दर्ज की गई, तो देखो सिर्फ 3 जिलों में वृद्धि दर्ज की गई थी। कौन कौन से वो 3 जिले थे, 3 जिलों में वृद्धि दर्ज की गई। कौन कौन से थे 3 जिले, तो नाम याद रख लेना तीनों जिलों का। सबसे पहले है गंगानगर, ठीक है, फिर है हनुमानगढ़ और जैसलमेर। ये 3 ही ऐसे जिले हैं जिनमें जो है शिशु लिंगानुपात में क्या की गई, वृद्धि दर्ज की गई। बाकी 30 जिलों में क्या हुई, कमी। बाकी 30 जिलों में कमी हुई, 30 जिलों में क्या हुई, कमी। तो अब आप खुद मानो कि 30 जिलों में कमी हो रही है, 3 जिलों में वृद्धि हो रही है, तो क्या पूरे के पूरे शिशु लिंगानुपात में वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, गलत। फिर शहरी लिंगानुपात में कोई भी जिला 1000 से ऊपर नहीं है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकतम जो शहरी लिंगानुपात है वो किसका है, आपका अधिकतम शहरी लिंगानुपात है टोंक का। कहां का, टोंक का, और वो भी कितना है 8 जो है 985। कितना है, 985। तो आप खुद देख लो कि जो है शहरी लिंगानुपात में कोई भी जिला 1000 से ऊपर नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अधिकतम जो है टोंक है वो भी 985 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूनतम जो है पुरुष साक्षरता दर जो है प्रतापगढ़ में दर्ज की गई। बिल्कुल, न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता दर है वो प्रतापगढ़ में, और जो अधिकतम पुरुष साक्षरता जो है अधिकतम कहां दर्ज की गई, तो पुरुष साक्षरता अधिकतम दर्ज की गई आपकी झुंझुनू में। कहां पर है, झुंझुनू में। ठीक है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो प्रतापगढ़ में। और बात करें महिला साक्षरता की, या फिर हम सकते हैं ओवरऑल, मतलब महिला पुरुष को मिला लो या महिला दोनों में ही जो है सबसे ऊपर रहा कोटा तो क्या रहा सबसे ऊपर, और सबसे नीचे रहा जालोर। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि पुरुष साक्षरता में आंकड़े चेंज होंगे। झुंझुनू 1 नंबर पर जो है अधिकतम में, और न्यूनतम में 1 नंबर पर है प्रतापगढ़। बाकी महिला और ओवरऑल ले तो कोटा 1 नंबर और जालोर सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति का योग कितना है। देखो यहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, तो वापस याद रख लेना। अनुसूचित जो जाति है, जिसको एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति, वो है 17.83% कुल जनसंख्या का, 17.83%। और एसटी, जिनको जो है अनुसूचित जनजाति कहते हैं, ये इनका जो है कुल जनसंख्या में जो है प्रतिशत है 13.5%। ठीक है, दोनों का अलग अलग भी याद रखना है, और दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 31.3%। कितना, 31.3%। तो एससी की जनसंख्या 17.83%, एसटी की है 13.5%। ठीक है, और कुल है आपकी 31.3%। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है, जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का व्यवस्थित अवरोही यानी घटता क्रम। यह भी आपको याद रख लेना, अलग से नोट कर सकते हो आप। देखो सबसे ज्यादा तो आपको पता है जयपुर की ही जनसंख्या होनी है, क्योंकि जयपुर अपना जो है सबसे बड़ा शहर है पूरे राजस्थान का। तो सबसे ऊपर आएगा जयपुर, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा अलवर, और फिर नागौर। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अलग से नोट कर लें इसको। और जो है घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है या जन घनत्व भी कह सकते हैं अपन, इसमें जो है 500 प्लस भी 2 ही जिले हैं। 500 प्लस जनसंख्या घनत्व वाले 2 ही जिले हैं, एक तो आपका जयपुर और एक भरतपुर। एक चीज जो है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि एक तो आप पूछते हैं अधिकतम संख्या और एक वृद्धि, इनमें अंतर होता है कि अधिकतम वृद्धि कहां हुई और अधिकतम जनसंख्या कहां पर है। क्योंकि पिछले जो एक पेपर किया था उसमें क्वेश्चन में मैंने जो ऐसा ही कुछ बताया था कि जो जनगणना उससे रिलेटेड बताया था कि जो अधिकतम जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कहां हुई, जयपुर, दौसा, भरतपुर, ऐसे बताया। जबकि अधिकतम जो है ना जनसंख्या घनत्व कहां पर है, जयपुर, भरतपुर, दौसा। तो इसमें एक लड़के ने बोला कि आपने गलत बता दिया, तो मैं बता दूं कि वृद्धि होना अलग चीज है और अधिकतम होना अलग चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका कि जनसंख्या 2011 या जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में दूसरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। बात यहाँ दूसरे की हुई है, लेकिन अपन को बता दिया सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि हुई है ना, वो हुई है आपकी बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर में। और बाड़मेर में ये वृद्धि हुई है आपकी 32.5%। ठीक है। दूसरा नंबर आता है जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर का। और जैसलमेर में ये वृद्धि हुई है 31.8%। तो यहां पूछा दूसरा सर्वाधिक जो है वृद्धि वाला, तो दूसरा तो कौन है? जैसलमेर। अगर पहला पूछते तो बाड़मेर। न्यूनतम वृद्धि कहां पर हुई है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, तो सबसे ऊपर है गंगानगर। कौन है? गंगानगर। और दूसरे नंबर पर है झुंझुनू। कहां पर है? कौन है? झुंझुनू। यहाँ पर न्यूनतम हुई है और गंगानगर में मात्र 10% हुई है। ठीक है। तो अधिकतम जो है बाड़मेर में, लेकिन यहाँ पर दूसरा अधिकतम पूछा था तो जैसलमेर। न्यूनतम गंगानगर और दूसरा न्यूनतम है झुंझुनू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2001 से 2011 के मध्य राज्य में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले जिले। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि जो 2011 में जो सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व किसका है। यहाँ पूछा 2001 से 11 में जो है वृद्धि कहां पर हुई है। तो लेकिन आपकी जो है जो मतलब एक बेस्ट चीज ये है कि जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले है ना, वर्दी में भी जो है सेम वही कंडीशन है। ठीक है। वर्दी में भी सेम वही कंडीशन है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, जयपुर व जैसलमेर। ठीक है। जयपुर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है घनत्व में, और जो है जैसलमेर में न्यूनतम वृद्धि हुई है। ठीक है। और वैसे घनत्व की बात करें तो जयपुर का जो घनत्व है ना, वो है आपका 595 व्यक्ति, और जो है जैसलमेर का कितना है? जैसलमेर का है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कई बार ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अधिकतम जनघनत्व वाले जिले और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले के जनसंख्या घनत्व में कितना अंतर है। तो 595 में से 17 घटा देना, जो भी उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा। तो जयपुर का 595 है और जैसलमेर का 17 है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व जयपुर का, न्यूनतम जैसलमेर का। और बात वर्दी की करें तो वर्दी भी जयपुर में अधिकतम और जैसलमेर में न्यूनतम हुई है। दोनों चीजें अलग अलग है, वर्दी और जो है घनत्व है। संख्या अलग चीज होती है, वर्दी अलग चीज होती है। इनको समझने की कोशिश करें। कई बार ये सेम भी होते हैं आंकड़े और कई बार अलग अलग भी होते हैं। फिर 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है। अब देखो वही मैं बता रहा हूं कि कल जो स्टूडेंट है एक, उन्होंने जो है मैंने जो है जनघनत्व का बढ़ता क्रम में ऐसे बताया था, शायद जयपुर, दौसा और फिर भरतपुर। यहाँ जनघनत्व में जो है 2001 से 11 में वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर दौसा में, फिर जो है भरतपुर में। और जनघनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा जयपुर का, फिर भरतपुर, फिर दौसा का है। मतलब जो लास्ट जो दूसरा और तीसरा वो स्थान चेंज कर लेते हैं। जब जनघनत्व की बात आती है और वृद्धि की बात आती है तो दौसा आगे आ जाता है। तो वैसी बात यहाँ पर है। देखो बात क्या हो रही है, सर्वाधिक जनजातीय यानी कि एसटी की सर्वाधिक जो है दशकीय वृद्धि कहां पर हुई है। अब बात यह है, देखो सबसे ज्यादा आपको पता है सबसे ज्यादा एसटी प्रतिशत में कहां पर है। यह बात हम वैसे तो बहुत कर चुके हैं। सबसे ज्यादा एसटी प्रतिशत में कहां पर है आपकी, तो सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है। दूसरी बात जो है आपकी सबसे कम एसटी कहां पर है प्रतिशत में, सबसे कम कहां पर है, तो कम है आपकी नागौर में। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पर जनसंख्या कम होती है ना, वहां पर वृद्धि अधिकतम होती है। ठीक है। ये लगभग चांस में होता है कि जहां जनसंख्या, देखो मान लो कि नागौर में जो है एसटी का एक ही व्यक्ति है और जो है बांसवाड़ा में कितने हैं? 10। ठीक है। ये 10 से क्या हो गए? 15 हो गए। मान लो कि जो है 2001 से 2000 जो है मतलब 11 में 15 हो गए। कितनी वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। लेकिन ये एक से अगर 2 भी हो गए ना, तो वृद्धि कितनी हुई? 100% की। तो ये दिमाग में रखो आप, सर्वाधिक जनजातीय दशकीय वृद्धि वाला है। और आप जो है ना, ये क्वेश्चन अगर नए स्टूडेंट के पास आएगा तो बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ टिका देगा, लेकिन उत्तर इसका नागौर है। क्यों? क्या जहां जनसंख्या कम होगी ना, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है एसटी की या अनुसूचित जनजाति की? नागौर में। तो वर्दी वहां अधिक होगी, क्योंकि 1 से 2 होना ज्यादा इजी है, ना कि 10 से 20 होना ज्यादा इजी है। तो ये ध्यान रखना, नागौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा खेल समझे वर्दी का। आप जो है कमेंट कर देते हो कि यार ये गलत बता दिया आपने, लेकिन आप खुद थोड़ा सा पहले समझे, बाद में अगर हाँ गलत हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा, कई गलत क्वेश्चन बता दिए जाते हैं गलती से, तो उनको आप कमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा समझे उन क्वेश्चंस को। आप कमेंट ऐसे करते हो जैसे मतलब बहुत बड़ा अपराध कर दिया गया, हालांकि वो क्वेश्चन सही होता है, फिर भी आप उसको अलग समझ लेते हो थोड़ा, और फिर कमेंट करते हो आपको कुछ आता नहीं है, आपको वो थोड़ा सा समझे आपको। हाँ कुछ गलतियां हो सकती है, उनको हम सुधार जरूर करेंगे और वो आप कमेंट में जरूर बताते भी रहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर जो है ना, साक्षरता दर वो कितनी दर्ज की गई। तो इसको पूरा ही देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करें साक्षरता दर की, तो वह है राजस्थान की 61.1%। ठीक है। इसमें से पुरुष साक्षरता है ना आपकी वो है 79.2%। ठीक है। महिला साक्षरता है आपकी वो है आपकी
52.1%, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता है वो है आपकी 61.4%, ठीक है। शहरी साक्षरता है आपकी वो है कितनी, 79.7%। अब आप देख लो ग्रामीण साक्षरता जो है कितनी हो जाएगी, 61.4%। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये क्या है, ये आपकी शहरी साक्षरता है। ये क्या है, ये कुल साक्षरता है। ये क्या है, ये महिला साक्षरता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। अब जो यहाँ जिला और यहाँ लिंगानुपात दिया है, अब आप सोचोगे यार 33 जिले हैं, 33 जिलों का लिंगानुपात याद थोड़ी ना करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से बनाए जाते हैं। कैसे ट्रिक से, कि देखो जैसलमेर का क्या है, जैसलमेर और जो आपका धौलपुर है, ये न्यूनतम नीचे वाले दो हैं, सबसे नीचे धौलपुर और उसके बाद में जैसलमेर। और राजसमंद और डूंगरपुर है ऊपर वाले दो। तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 तो याद होने ही चाहिए। तो वैसे ये ट्रिक से बनाए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि 33 का याद रखना आपको, 33 जिलों का याद नहीं रखना, ऊपर के 3 का, नीचे के 3 का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो है डूंगरपुर का जो है सबसे अधिकतम है 994 और धौलपुर का सबसे कम है 846। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान के अधिकतम लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उनके लिंगानुपात का अंतर, तो 994 में से क्या कर देना आपको, 846 घटा देना है, ठीक है। फिर राजसमंद, राजसमंद जो है दूसरा सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात वाला जिला है और इसमें जो है 990 है, ठीक है। और जैसलमेर है दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला, तो ये 880 नहीं होगा, ये है सिर्फ और सिर्फ 852। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 असुमेलित बताना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा जो है अच्छा से जो है स्कैन नहीं हो रखा, फिर भी आप देख लें। जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रतिशत वाले जिलों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की, क्या की, ग्रामीण जो जनसंख्या है ना, इसमें जो सबसे जो ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, अगर प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत में जो सबसे ज्यादा है आपकी जो है ग्रामीण जनसंख्या है डूंगरपुर में। कहां पर, डूंगरपुर में क्या है सबसे ज्यादा, और कोटा में है सबसे कम। कोटा में क्या है, सबसे कम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बात करें संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर जो अधिकतम है जयपुर में। कहां पर है ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम, कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। ध्यान रखना, संख्या के आधार पर बोल रहा हूं, अधिकतम कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। और जो न्यूनतम है वो कहां पर है, नगर में भी। देखो नगर में भी जो है अधिकतम इसकी कहां पर है, जनसंख्या। देखो वापस देखो, ग्रामीण के आधार पर अधिकतम प्रतिशत किसका है, डूंगरपुर का, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या डूंगरपुर में निवास करती है, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। और कोटा में क्या करती है, न्यूनतम। बात करें संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर, क्योंकि जयपुर बहुत बड़ा जिला है, तो जो जयपुर है ना, वहां पर संख्या के आधार पर जो है ये क्या है, सबसे अधिक संख्या के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या यही निवास करती है, ध्यान रखना। फिर बात करें शहरी की, किसकी, शहरी की बात करें तो प्रतिशत के आधार पर बात करें तो शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखता है कोटा। कौन रखता है, कोटा, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत कौन रखता है, कोटा, ठीक, इसका भी ध्यान रखना। और संख्या की बात करें तो संख्या का जो है सर्वाधिक संख्या कौन रखता है, जयपुर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जो जयपुर है वो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या रखता है और कोटा सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत रखता है। ये भी अलग चीज होती है, प्रतिशत और संख्या, तो इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और हम न्यूनतम की बात करें, जो संख्या जो है न्यूनतम कौन रखता है, जैसलमेर। कौन रखता है, जैसलमेर। ग्रामीण में जो न्यूनतम जनसंख्या कौन रखता है, जैसलमेर। और शहरी में जो है सबसे कम जनसंख्या रखता है प्रतापगढ़। ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से नाम है वापस देख लो। जो है सबसे ज्यादा जो ग्रामीण में प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा डूंगरपुर रखता है और जो है सबसे कम रखता है कोटा। संख्या के आधार पर जो है ग्रामीण जनसंख्या जयपुर की ज्यादा है और सबसे कम है आपकी जैसलमेर की। जैसलमेर क्या है, कम है, ठीक है। शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर कोटा में और संख्या के आधार पर जयपुर में, और जो है न्यूनतम जो है संख्या के आधार पर है प्रतापगढ़ में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पूछा है कि क्या सर्वाधिक व न्यूनतम प्रतिशत पूछा है ग्रामीण जनसंख्या का, तो ग्रामीण जनसंख्या का डूंगरपुर और कोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का अंश, तो याद रखना 5.66%, इंपोर्टेंट है। और क्षेत्रफल में जो है राजस्थान का अंश है वो भी याद रख लेना इसके साथ 10.41%, यानी कि जो है 10.41%, तो 10.41% तो क्षेत्रफल रखता है भारत का राजस्थान, और 5.66% जनसंख्या रखता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़े से जो है विश्व के जो है भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। इधर उपनाम दिया हुआ है और इधर स्थान
असुमेलित बताना है। लौंग का द्वीप जंजीबार, बिल्कुल सही है। और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में, कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। जंजीबार क्या? लौंग का या मसालों का द्वीप भी कहते हैं इसको, मसालों का द्वीप, मसालों का द्वीप। विश्व की रोटी की टोकरी, क्यूबा नहीं है, गलत हो गया ये, और यही उत्तर हो गया। क्यों? बस विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं उत्तरी अमेरिका को। किस को कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, तो फिर क्यूबा क्या है? क्यूबा है चीनी की टोकरी। किसकी? चीनी की टोकरी है क्यूबा। ठीक है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सही बात है। स्वर्णिम पेंगाड़ों का देश म्यांमार, सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। और इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा नाम है ओसेनिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ओसेनिया। और यहाँ न्यूजीलैंड वगैरह है। तो यहाँ पर जो ये जगह है ना प्रशांत महासागर की, यहाँ पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर, एक मिनट, ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है यहाँ पर। और ये कौन सा हिस्सा हो गया? तो ये देखो इस साइड उत्तर होता है, ठीक है, और इस साइड होता है पूर्व। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व ये रही उत्तर पूर्व। ठीक है। तो ओसेनिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में इंपोर्टेंट बनता है प्रशांत महासागर में। कौन से महासागर में? प्रशांत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक बार आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी सामान्य सेकंड ग्रेड की हम डिटेल्ड क्लासें लाने वाले हैं। जैसे ये भर्ती हो जाएगी 1 जनवरी से हम जो है सामान्य सेकंड ग्रेड की तरफ मुड़ जाएंगे, और इस बार और अच्छे से करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर्वत दिए हुए हैं, यहाँ पर्वतों का युग दिया हुआ है। हालांकि जो है इतना हार्ड वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन जब एक पेपर बनता है, जैसे इस बार जो है जीके का एक ही पेपर है, वरना 2-3 पेपर बनते हैं, तो हमेशा क्या होता है, तो साइंस मैथ सब्जेक्ट के पेपर आते हैं ना जीके वाले, वो थोड़े इजी आते हैं अगर ग्रुप अलग अलग होते हैं। और जो एसएसटी या जो हिंदी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के जो जीके के पेपर आते हैं वो हमेशा थोड़े हार्ड आते हैं। इस बार सबका जो है एक ही पेपर है। पिछली बार 2 थे, सामान्य शिक्षा में तो 4 थे, यहाँ पर एक ही है। इसका मतलब पेपर का लेवल अच्छा आ सकता है। तो ये थोड़ा सा याद कर लो, आप आंखों के आगे से निकलना जरूरी है। अरावली पर्वतमाला आपकी प्री कैम्ब्रियन काल है उसकी है। ठीक है। स्क्वेडियन जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? वो है आपकी कैलिडोनियन काल की। तो तीसरा हो जाएगा इसका, इसका चौथा हो जाएगा। फिर अपलेशियन श्रेणी जो है आपकी हर्षिनियन काल की है, तो हर्षिनियन इसका हो जाएगा दूसरा। और एटलस है अल्पाइन श्रेणी, ध्यान रखना। एटलस कौन सी है? अल्पाइन, तो इसका हो जाएगा पहला। वापस ध्यान रखना, अरावली जो आपकी प्री जो कैम्ब्रियन, स्क्वेडियन है वो आपकी है कैलिडोनियन काल की। नाम ध्यान रखना, नियन और यहाँ वियन। ठीक है। जो है अपलेशियन है वो आपकी हर्षिनियन काल की, और एटलस है आपकी अल्पाइन काल की। ये थोड़ा सा नजरों के आगे से निकाल लेना आप एक बार। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पाम ऑयल परिवहन के कारण किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? और मेरे को अभी तक याद है ये जो मैंने पढ़ रखी है, वो तेल नदी है नाइजर नदी। कौन सी नदी? नाइजर नदी। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? तेल नदी कहते हैं। ठीक है। और किस, अब कई बार ये पूछ लेते हैं नाइजर नदी को तेल नदी क्यों कहते हैं? तो पाम ऑयल परिवहन के कारण। ठीक है। और ये नाइजेरिया में, नाम से पता चल रहा है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी। कांगो नदी कौन सी है? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अपनी माही नदी, कौन सी नदी? माही है राजस्थान वाली, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। 2 बार किस रेखा को? कर्क रेखा को। एक नदी है लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। मक्कर को 2 बार काटती है। ठीक है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका नाइजर हो जाएगा उत्तर। ठीक है। 15वां वर्ग महासागरों की विशेषता के संदर्भ में असत्य कथन का बताना है, सत्य नहीं बताना है। सबसे पहले महासागर संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% भाग में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। महासागरों की औसत लवणता 35% है, नोट कर लेना, बिल्कुल सही है। महासागरों की समुद्र तल से औसत गहराई 3800 मीटर है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। प्रायद्वीपीय पठार की भी याद कर लेना, महासागरों की भी कर लेना कि जो है यहाँ की गहराई, और प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई याद कर लेना। ठीक है। तो औसत गहराई 3800 जो है मीटर है। फिर है महासागरीय मगन तट का औसत ढाल जो है 3 से 5 डिग्री है, बिल्कुल नहीं, 1 से लेकर 3 डिग्री तक होता है, तो ये गलत हो गया और यही उत्तर हो गया। फिर 3 से 5 डिग्री किसका होता है? तो ये होता है जो है 3 से जो 5 होता है वो होता है जो द्वीपीय ना, महासागरीय मग्न ढाल का, महासागरीय मग्न ढाल का जो होता है ना, वो है आपका कितना, वो है आपका 3 से 5 डिग्री, और जो मगन तट है इनका है 1 डिग्री से 3 डिग्री तक। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भी देखो यहाँ याद कर लेना ये, ठीक है ना। वापस बता देता हूँ, ये जो है ना, ये मगन ढाल का है, किसका?
एक मिनट सही से लिख देता हूँ। मगन ढाल का जो है 3 डिग्री से 5 डिग्री है, और मगन तट का होता है 1 डिग्री से 3 डिग्री। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया ना तो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट टिकाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन आया था और आपने पढ़ा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है। सबसे पहले देखो, कई बार क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज वाइड रखनी है। अब मान लो कि आप, इसका जो उत्तर होगा पनामा नहर। क्या होगा, पनामा नहर, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो और वहां पर ये लिखा हुआ है कि पनामा नहर क्या करती है, अटलांटिक महासागर, कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर को जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। और आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये पढ़ा है। लेकिन यही तो ये चीज है, क्योंकि जो कैरिबियन सागर है वो अटलांटिक सागर का ही भाग है। कैरिबियन सागर किसका है, अटलांटिक महासागर का ही भाग है। और ये जो है ना पनामा नहर, ये उत्तरी अमेरिका को जो है दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, ध्यान रखना, ठीक है। स्वेज नहर, स्वेज नहर क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे, लाल सागर से। कील नहर, कील नहर बाल्टिक सागर को जो है उत्तरी सागर से जोड़ती है, बता चुका मैं पहले, ठीक है। सुनहर, सुनहर जो सुपीरियर झील है ना, सुपीरियर झील जो 5 झीलें बड़ी, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर झील को जोड़ती है यूरेन झील से, यूरेन झील से। तो उत्तर हो जाएगा इसका पनामा, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ती है, या हम कह सकते हैं कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ जो है आपके सीमावर्ती सागर दिए और ये कौन से महासागर के भाग हैं ये दिया हुआ है। अभी ऊपर देखा था ना अपने कैरिबियन सागर किसका है, अटलांटिक का। वैसे ही देखो बाल्टिक सागर, जो बाल्टिक सागर है इसमें सम्मिलित बताना है अपने को। बाल्टिक सागर आपका उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर का है, तो आपको उत्तरी पूर्वी याद नहीं हो तो अटलांटिक तो जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। फिर है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर का, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कारा सागर, कारा सागर है आपका आर्कटिक सागर का, बिल्कुल सही है। आर्कटिक सागर जो है ऊपर पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी सागर भी कहते हैं इसको। फिर तस्मान सागर, और तस्मान के बारे में मैं जो है अपना पहले के जो क्लासेज है उनमें चर्चा कर चुके हैं। तस्मान जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण पूर्व में है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर ना होकर कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो ये है प्रशांत महासागर, किसका पार्ट है, प्रशांत महासागर का, तो ध्यान रखना। और प्रशांत महासागर की भी बात करें तो कौन से प्रशांत महासागर का, तो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर का। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है, लेकिन प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस महासागर में काटती है। देखो ये पृथ्वी है, तो ये होती है आपकी भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, होती है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा होता है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और ये होती है आपकी ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो ये दोनों काटती कहां पर है, तो ये अटलांटिक महासागर में काटती है। और कई बार ऑप्शन में आ जाता है अंध महासागर, कौन सा महासागर, अंध महासागर। और अंध महासागर जो अटलांटिक महासागर को ही कहते हैं, ध्यान रखना। तो उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं, जो महासागर में जो धाराएं चलती है उनकी दिशा परिवर्तन है तो उत्तरदायी कारक। पृथ्वी का परिभ्रमण, तो बिल्कुल पृथ्वी घूमती है उससे भी धाराएं प्रभावित होती है, बिल्कुल। पवनों का मौसमी परिवर्तन, तो इससे भी धाराएं प्रभावित होती है, हवा के जो है साथ साथ चलती है धाराएं। तट की दिशा व आकार, जो तट है उसकी दिशा कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसके हिसाब से भी जो है धाराएं परिवर्तित होती है, बिल्कुल। महासागरीय तली की स्थलाकृतियां, जो महासागर है उसके नीचे तली में क्या उबड़ खाबड़ है, समतल है, वो भी डिपेंड करता है, बिल्कुल। तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे ऊंचा जवार कहां देखा जाता है, तो उत्तर होगा फंडी की खाड़ी में। और फंडी की खाड़ी आपकी कनाडा में, कहां पर, कनाडा में। और सागर का बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में, कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो नाम याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा जवार, उन जवार आते हैं ना, पूर्णिमा को आता है सॉरी, जो मतलब समुद्र की लहरें ऊपर उठती है ना, उसको कहते हैं जवार। तो ये जो है फंडी की खाड़ी है, उसमें विश्व का सबसे ऊंचा जवार देखा जाता है, और ये कनाडा के जो है और अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं, स्पेन व फ्रांस में उत्तर की ओर चलने वाली ठंडी हवा क्या कहलाती है। तो सबसे पहले तो देखो ये सारी की सारी ठंडी हवाएं, ये सारी की सारी क्या है, ये ठंडी हवाएं हैं। ये भी ठंडी है, ये भी ठंडी है, और ये भी ठंडी है, और ये भी ठंडी है, ठीक है, ठंडी ठंडी ठंडी। अब बात करते हैं कि ब्लिजार्ड,
जो ब्लिज़ार्ड हवाएं हैं वो कहाँ से चलती है, तो जो ब्लिज़ार्ड हवाएं हैं वो कनाडा में चलती है, ठीक है, कनाडा से लेकर जो है ऊपर ग्रीनलैंड की तरफ चलती है। मिस्ट्राल पवने, जो मिस्ट्राल पवने आपकी वो जो है कहाँ से कहाँ चलती है, ये स्पेन व फ्रांस में चलती है, स्पेन व फ्रांस से उत्तर की ओर चलती है, ठीक है, और उत्तर यही हो जाएगा आपका, क्योंकि स्पेन व फ्रांस में उत्तर की ओर कौन सी चलती है, मिस्ट्राल। बोरा पवने, बोरा इटली में चलती है, और बोरा मेरे को इसलिए याद है कि उस टाइम ऐसे थोड़ा सा चलता था ना, राहुल गांधी जो है अपना बोरा बिंटा बांध लें और इटली चले जाएं, तो बोरा पवने इटली में चलती है, ध्यान रखना, ठीक है। पंपेरो, पंपेरो चलती है आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और दक्षिण अमेरिका के अगर विशेष देश की बात करें तो अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में भी विशेष स्थान की बात करें तो पंपास घास के मैदान, कौन सा, पंपास घास के मैदान, तो ये पंपेरो कहाँ चलती है, अर्जेंटीना में, पंपास घास के मैदानों में, चारों की चारों ठंडी हवाएं हैं, तो उत्तर हो जाएगा का मिस्ट्राल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से गर्म हवा नहीं है, बात बरे गर्म हवा नहीं है, सांताना, सांताना जो है आपकी गर्म हवा है, ये क्या है, गर्म है, ठीक है। कहां से कहां चलती है सांताना को मैं बता देता हूं कि सांताना जो आपकी है ना, ये चलती है यूएसए के कैलिफोर्निया में, यूएसए के कैलिफोर्निया में शुष्क घाटियों में चलती है, कैलिफोर्निया, ठीक है। ब्रिक, ब्रिक फील्डर, और ये तो मैंने पिछली बार आपको इतने अच्छे से बताया था, ब्रिक फील्डर, फील्डर यानी फील्डिंग करने वाला, फील्डिंग मतलब क्रिकेट, क्रिकेट में सबसे अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया, तो ये चलती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हरमटन, हरमटन भी गर्म हवा है, ठीक है, और ये भी गर्म है, ध्यान रखना। हरमटन कहां पर चलती है, हरमटन को कहते हैं डॉक्टर पौने, कौन सी पौने, डॉक्टर पौने। और हरमटन के बारे में इतना ध्यान रखना, चलती कहां पर है, तो ये चलती है सहारा रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान से जो है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बुरान पौने, बुरान जो है आपकी क्या है, ठंडी हवा, कौन सी है, ठंडी हवा। और बुरान कहाँ चलती है, तो ये साइबेरिया और मंगोलिया में, साइबेरिया, और साइबेरिया क्या है, एक मिनट, साइबेरिया किसको कहते हैं पता है, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि साइबेरिया किसको कहते हैं, तो साइबेरिया और मंगोलिया के उत्तर में चलती है, मंगोलिया, और साइबेरिया है रूस का भाग, किसका भाग, रूस का भाग। अगला क्वेश्चन, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। फिर एक अश्व अक्षांश कहा जाता है, अश्व अक्षांश जो है वो कहते हैं अपन जो 30 डिग्री से 35 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री से 35 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश और उत्तरी अक्षांश दोनों को कहते हैं, ध्यान रखना, इसमें कोई स्पेशल अक्षांश नहीं है, दक्षिण अक्षांश और उत्तरी अक्षांश दोनों को जो है 30 डिग्री से जो 35 डिग्री के बीच का भाग होता है उसको अश्व अक्षांश कहते हैं। और यहाँ पर जो पाई जाती है वो पाई जाती है उपोषण उच्च वायु दाब पेटी, तो ये भी पूछ सकते हैं अश्व अक्षांश में कौन सा दाब पाया जाता है, तो उच्च वायु दाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है, तो देखो ये बात मैं तीसरी बार बता रहा हूं, वापस बता रहा हूं, चित्र याद रख लेना। ऐसे चित्र होता है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, ये 60 डिग्री दक्षिण है, बस ये याद रख लेना। 0 की तरफ जो है ना ऐसे लाइन खींच देना, बाकी ऐसे खींच देना, फिर ऐसे खींच देना और ऐसे खींच देना, ठीक है। सबसे पहले सारी पौने 0 की तरफ जाएगी, तो ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी, ठीक है, और ये इस साइड पूर्व दिशा है, तो ये पूर्व से आ रही है, तो ये तो व्यापारिक पौने है। फिर जो है ऊपर वाले में देखो 60 की तरफ जाएगी, सब इधर 60 की तरफ जाएगी और इधर भी 60 की तरफ जाएगी। और पूछा दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये होती है आपकी पछुआ पौने, कौन सी पौने, पछुआ पौने। पछुआ पौने हमेशा कौन सी 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में चलती है, और ऊपर भी ये पछुआ पौने है, ठीक है, ऊपर भी चलती है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। ये पछुआ पौने होती है ना, ये क्या आती है, पश्चिम में आती है, नाम देखो क्या, पछुआ पौने, पछुआ पौने तो पश्चिम से आएगी, तो पश्चिम से आएगी तो ये ऑप्शन ही खारिज, और यही बात पश्चिम से बच गई कि पश्चिम से आएगी। अब पश्चिम से आएगी तो देखो बात हो रही है दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिण गोलार्ध रहा ये, दक्षिण गोलार्ध में देखो ये पौने किस साइड से चल रही है, उत्तर, और इधर पश्चिम से आ रही है, उत्तर पश्चिम से आ रही है और दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये चित्र अगर याद है तो याद करने की जरूरत नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो सममार्गी जो पौने है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पौन, व्यापारिक पौने, और व्यापारिक पौने चलती है 0 डिग्री से 30 डिग्री मान सकते हो आप, ठीक है, 0 डिग्री से 30 डिग्री, वैसे 30 से 5 भी मान सकते हो, तो ये चलती है 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक पवने। तो आज की क्लास में इतना ही, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें।